प्राचीन भारतीय इतिहास के ऊपर हो रही चर्चाओं के इस श्रृंखला में आप सबों का स्वागत। और आज जिस विषय पर हम यह चर्चा कर रहे हैं उसका संदर्भ मध्यकालीन या आप कह सकते हैं आरंभिक मध्यकाल दक्षिण भारत से है। समयबद्धता के दृष्टिकोण से आप इसे 7वीं, 8वीं, 9वीं शताब्दी के आसपास का मान सकते हैं। और पिछले खंड में यानी इस चर्चा के पहले खंड में, और यह दूसरा खंड है, पहले खंड में हमने मोटे तौर पर जो इतिहास लेखन है उसमें प्राचीन और मध्यकालीन संक्रमण के युग को समझने की कोशिश की थी कि कैसे इसका प्रस्तुतिकरण इतिहासकारों ने किया है, किन चीज़ों का वो आधार बनाकर इस तरह की रूपरेखा तैयार करते हैं प्राचीन भारत का और मध्यकालीन भारत का। और दक्षिण भारत इसमें महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यहाँ जिस प्रकार के हमें स्रोत मिल रहे हैं, चाहे वो अभिलेख हों, चाहे वो लिटरेरी सोर्सेस हों, उसमें यह परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। जैसे अगर उत्तर भारत के भूमि अनुदानों को देखें और दक्षिण भारत के भूमि अनुदानों को देखें और उसका एक कंपैरिजन आप करें तो इतिहास लेखन के दृष्टिकोण से आपको दक्षिण भारत के जो डॉक्यूमेंट्स हैं या जो लैंड ग्रांट चार्टर्स हैं वो ज़्यादा इन्फॉर्म्ड दिखते हैं, क्योंकि उसमें जो राज्य व्यवस्था से उसका सेवरेंस का सेंस है, राज्य व्यवस्था से उससे उसका अलग होने का जो सेंस है वो दिखता है दक्षिण भारतीय लैंड ग्रांट चार्टर्स में। उसके जो कंडीशंस हैं, उसके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उसका एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन आपको देखने को मिलता है। कैसे जो लोकल भूमि है वहाँ उत्पादन और उसका मैनेजमेंट कैसे किया जा रहा है, नाडू का मैनेजमेंट कैसे हो रहा है, और उसमें किस प्रकार की असेंबलीज कार्यरत हैं, उसका सोशल प्रोफाइल क्या है। तो इस तरह की जानकारी हमें दक्षिण भारत से 8वीं 9वीं शताब्दियों तक मिलने शुरू हो जाते हैं। तो एक जो स्ट्रक्चरल चेंज की बात की जाती है फ्यूडलिज्म के दृष्टिकोण से, उसका अवलोकन आप इन स्रोतों में कर सकते हैं। इसके अलावा पिछले खंड में हम लोगों ने जो अलग अलग किस्म के स्रोत हैं, अभिलेखों से इतर जैसे भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए जो लिटरेचर हैं और मंदिरों पर जो खुदे अभिलेख हैं, इसके अलावा संगम साहित्य है और उसका जो आइडेंटिफिकेशन है अर्ली आप कह सकते हैं चोल चेर पांड्य पॉलिटीज़ का। उसके बाद फिर जो पुराणों में इंटररेग्नम पीरियड या कालभ्रह काल का उल्लेख है, और फिर कैसे इतिहास लेखन में पल्लवों के आने को एक रिवाइवलिस्ट या एक नए युग के शुरुआत के तौर पर देखने की चेष्टा जो की गई है, इसकी चर्चा हम लोग पिछले खंड में कर चुके हैं। इसके साथ साथ हम लोगों ने यह भी देखा कि अब जो व्यवस्था बनती जा रही है, चाहे वो टेम्पल सेंटर्ड इकोनॉमी का हो, चाहे वो एक राजा के द्वारा खास कर चोल राजवंश के आने के पश्चात अगर राज चोल की बात करें, राजेंद्र चोल की बात करें, तो जो टेम्पल कंस्ट्रक्शंस हैं और उनका जो प्रभाव है, या श्रीलंका के ऊपर एक्सपेडिशन है, या साउथ ईस्ट एशिया के ऊपर जो प्रभाव है, तो अगर इन सभी चीज़ों को समझने की कोशिश करें इतिहास लेखन में, तो कई तरह के मॉडल्स अलग अलग इतिहासकार प्रयोग करते हैं। और पिछले खंड में हम लोगों ने नीलकांत शास्त्री की चर्चा की थी कि कैसे वो एक एम्पिरिसिस्ट हिस्टोरियन की तरह 1930, 1940, 1950 के दशकों में जिस प्रकार का दक्षिण भारतीय इतिहास का वो प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, उसमें एक आप कह सकते हैं इंपीरियल प्राइड की भी भावना है।
और कहीं ना कहीं यह कोशिश की गई है कि चोल को एक बड़े इंपीरियल फॉर्मेशन के तौर पर उसका प्रस्तुतिकरण करें, लगभग वैसा ही जिस प्रकार से उत्तर भारतीय मौर्य काल में हम देखते हैं कि मौर्य राजाओं का था, जहां एक विस्तृत व्यवस्था थी नौकरशाहों की, टैक्सेशन सिस्टम, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हो रहा है, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो काफ़ी सेंट्रलाइज्ड है। तो लगभग उसी तरह का चित्रण हमें नीलकांत शास्त्री में दक्षिण भारतीय जो डायनेस्टीज बन रहे हैं 8वीं 9वीं 10वीं शताब्दियों में, वैसा प्रस्तुतिकरण देखने को मिलता है। हालांकि उनकी राइटिंग्स ने जो जैसा आप अपने स्लाइड पर देख सकते हैं, ओरिएंटल डिस्पोटिक जो ट्रीटमेंट है कई आप कह सकते हैं ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्टोरियंस का, जिसमें चेंजलेसनेस को इम्फेसाइज किया गया है कि भारतीय इतिहास में परिवर्तन ज़्यादा होता नहीं है, और इसी के कारण जो नाडु यूनिट है दक्षिण भारत का, वो ऑटोनॉमस सेल्फ गवर्निंग यूनिट्स हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा राजाओं का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, और यही मॉडल परपेचुएट करता जाता है भारतीय इतिहास में, और परिवर्तन के पल भारतीय इतिहास में हमें देखने को नहीं मिलते हैं। यह जो नज़रिया था, उस नज़रिए को निश्चित रूप से जो नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस थे 1930, 1940, 1920 के आसपास जो लिख रहे थे, उसमें एस अल्टेकर हैं, महालिंगम है, नीलकांत शास्त्री हैं, उनके इतिहास लेखन ने ओरिएंटल डिस्पोटिक ट्रीटमेंट जो है इतिहास का नज़रिया है देखने का, उसको बिल्कुल बदला, और अब वो एक डायनामिक तरीके से साउथ इंडियन हिस्ट्री को प्रस्तुत कर रहे थे। परंतु कहीं ना कहीं यह भी एक पहलू हमें देखने को मिलता है कि आरंभिक मध्यकाल की शुरुआत केंद्रीकृत व्यवस्था के विघटन के तौर पर ही हो रही थी। अतः आप कह सकते हैं कि जो अराइवल ऑफ मेडिवल है, उसमें उसका एक निगेटिव ट्रीटमेंट, उसमें एक निगेटिविटी शुरू से ही व्याप्त था, क्योंकि ये जो अर्ली मेडिवल है वो शुरू हो रहा है क्योंकि जो एंशिएंट सोशल मैट्रिक्स हैं वो विघटित हो रहे हैं। एंशिएंट पॉलिटिकल फॉर्मेशन जो है इंपीरियल सेंट्रलाइज्ड एम्पायर का, ब्यूरोक्रेटाइज्ड एम्पायर का, डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, वो विघटित हो रहा है, और उसके फलस्वरूप जो पॉलिटिकल फॉर्मेशंस यहाँ हो रहे हैं उसे हम मिडीवल की संज्ञा देते हैं, और चूंकि ये शुरुआती दौर है तो इसे अर्ली मिडीवल की संज्ञा देते हैं। तो ऐसा कहीं ना कहीं झलक हमें निश्चित रूप से देखने को मिलता है। आगे हम लोग यह चर्चा करेंगे कि कैसे कई इतिहासकार जो कि ज्योग्राफी सेंट्रिक पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स को देखते हैं, जैसे बी.डी. चट्टोपाध्याय हैं, और उनके साथ और भी कई इतिहासकार हैं जो कि एक आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल ज्योग्राफी सेंट्रिक तरीके से चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं, और उनमें ये निगेटिविटी, ये जो नकारात्मक दृष्टिकोण है कि मिडिवल की शुरुआत एंशिएंट के विघटित होने पर हो रही है, ऐसा देखने को नहीं मिलता है। उसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। इसके अलावा अन्य मॉडल्स भी हैं, जैसे सेगमेंटरी स्टेट मॉडल है, फ्यूडल स्टेट मॉडल है। तो इन मॉडल्स के तहत, इन मॉडल्स का प्रयोग कर कर जो भी व्यवस्था यहाँ बन रही थी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं शताब्दियों में, चालुक्य के काल की, पल्लव के काल की, चोल के काल की, पांड्य के काल की, उसकी समझ बनाने के लिए इन मॉडल्स का प्रयोग किया जाता है। जैसा आप अपने स्लाइड पर देख सकते हैं कि सामंतवाद के दृष्टिकोण से कैसे इन चीज़ों को देखा जा सकता है। तो ये जो कहीं ना कहीं राजाओं का एक लूज कंट्रोल
हमें देखने को मिलता है, या जो लोकल ऑटोनॉमस यूनिट्स या सेमी ऑटोनॉमस यूनिट्स के तौर पर हमें नाडू दिखाई देते हैं, या नत्तर नाडू पर जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था, जो असेंबली थी, उसे नत्तर की संज्ञा स्रोतों में दी गई है। तो नत्तर के जो ऑपरेटिव ऑटोनॉमस एयर थे, उन सभी चीज़ों को समझने के लिए आर एस शर्मा जैसे इतिहासकार यह मानते हैं कि संभवतः ये जो गतिविधियां यहाँ हो रही है इस काल में, अर्ली मिडिवल पीरियड में दक्षिण भारत में, उसे सामंतवादी मॉडल जो है, फ्यूडल मॉडल है, उससे बेहतर हम समझ पाएंगे, क्योंकि यहाँ बिल्कुल डायरेक्ट कंट्रोल या डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सभी इलाकों में राजा के द्वारा नहीं किया जा रहा है। और इसकी शुरुआत हम सभी जानते हैं, पहले इसकी चर्चा कई बार हम लोग कर चुके हैं कि फ्यूडलिज्म की शुरुआत आर एस शर्मा के अनुसार भूमि अनुदान से, लंबी दूरी व्यापार के खत्म होने से और अर्थव्यवस्था के ग्रामीणीकृत होने से शुरू हो रहा है, जिसमें केंद्रीकृत व्यवस्था विघटित हो चुकी है। और इस प्रकार के जो भी प्रमाण मिलते हैं उसका प्रयोग किया जाता है इस मॉडल को और भी प्रभावी तरीके से आगे रखने के लिए। तो वो समझ मोटे तौर पर उसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं पहले, तो उस पर मैं अभी ज़्यादा तूल नहीं दे रहा। जो एक ऑल्टरनेट, एक आप कह सकते हैं समझ बनी आर एस शर्मा के फ्यूडल मॉडल को समझने के पश्चात, जिसमें अर्ली मेडिवल पीरियड के साथ एक निगेटिविटी की भावना अंतर्निहित थी, उसको दूर करते हुए राजनैतिक भूगोल के दृष्टिकोण से इस परिवर्तन को समझने की कोशिश बी डी चट्टोपाध्याय की राइटिंग्स में आप देख सकते हैं। अगर आप जो सर्विस असाइनमेंट्स हैं लैंड ग्रांट्स की, उसका अवलोकन करें दक्षिण भारतीय संदर्भ में, तो ऐसा प्रतीत होता है कि जो व्यवस्था यहाँ बनी वो सर्विस असाइनमेंट्स के पहले यहाँ बन चुकी थी। तो लैंड ग्रांट्स कारण संभवतः नहीं था। अगर आप बी डी चट्टोपाध्याय को पढ़ें तो ऐसा लगता है कि लैंड ग्रांट्स वर नॉट इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रिंगिंग अबाउट दिस चेंज, क्योंकि जो सर्विस असाइनमेंट्स जो इसमें लैंड ग्रांट चार्टर्स में दी गई हैं, that postdates the emergence of parcellized sovereignty in Indian history। तो ये जो parcellized sovereignty है, जहाँ जो आप इसे कह सकते हैं कि जो sovereign status है किंग का, वो ऑलरेडी डाइल्यूट हो चुका है और अब राजा खुद निर्णय सभी चीजों पर स्वायत्त तरीके से नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके साथ कई सामंत जुड़े हुए हैं और उसके कई क्रियाकलाप उन सामंतों के सहयोग पर आधारित हैं कि आर्मी का हेल्प कहाँ से मिलेगा, अनुदान के तौर पर किसको देना है, और कुछ राजस्व के तौर पर, गिफ्ट के तौर पर दूसरे राजाओं के द्वारा दिया जाएगा। तो एक डायरेक्ट जो ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो ऑलरेडी डाइल्यूट हो चुका है और उसके बाद हमें इस प्रकार के सर्विस असाइनमेंट्स देखने को मिल रहे हैं दक्षिण भारतीय संदर्भ में। तो ऐसी अवस्था में बी डी चट्टोपाध्याय का मानना है कि यह जो परिवर्तन है अर्ली मेडिवल पॉलिटिकल कल्चर की या पॉलिटिकल सिस्टम की, उसके लिए लैंड ग्रांट को बहुत ज़्यादा एक कारण के तौर पर हम उसको इम्फेसाइज बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते। और इसका आप कह सकते हैं इसका एक प्रतिफल यह होता है कि पॉलिटीज जो हैं, जो यहाँ इंपीरियल पॉलिटीज आगे जाकर चोल चेर पांड्य के तौर पर हमें 9वीं 10वीं शताब्दी में जो देखने को मिलती हैं, वो ग्रेजुअली
दक्कन के इलाके में कई शताब्दियों के परिवर्तन के कारण हो रही हैं। और इन इलाकों में जो लेवल ऑफ सोशल डिफरेंशिएशन है, इकोनॉमिक डिफरेंशिएशन है, वो रीजनल पॉलिटीज के ऑपरेशनलाइज होने के कारण, खेती की सघनता के कारण, और अलग जो भक्ति आइडियोलॉजी है या जो आप कह सकते हैं कि वैदिक ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी है, वो भी इस आप कह सकते हैं कि वो भी इस डिफरेंशिएशन को ऑगमेंट कर रही हैं, वो भी इस डिफरेंशिएशन को बढ़ा रही हैं, उसे ज़्यादा सघन कर रही हैं। और ये सभी प्रोसेसेस, ये सभी जो परिवर्तन हैं, वो बड़े क्रिटिकल हैं किसी स्टेट फॉर्मेशन के लिए। तो बी.डी. चट्टोपाध्याय का मानना है कि ये स्टेट फॉर्मेशन हो रहा है और यही तरीका है अलग अलग कारणों से कैसे इकोनॉमी, कैसे अर्थव्यवस्था जो है उसमें गतिशीलता आती है, उसमें डिफरेंशिएशन आता है, उसमें पृथकता आती है, और कैसे वो डिफरेंशिएट होता जाता है। वैसे ही जो एक इनइक्विटस रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चरल सरप्लस होता है, वो उसके सभी कारण यहाँ आपको 7वीं, 8वीं, 9वीं शताब्दी में ऑपरेशनलाइज होती दिखती हैं छोटे छोटे पॉलिटीज के द्वारा। और वो जब एक सघन रूप लेता है तो आपको एक इंपीरियल फॉर्मेशन जैसा चोल के तौर पर साम्राज्य देखने को मिलता है दक्षिण भारत में भी। तो इसमें कोई नकारात्मकता नहीं है। इस इलाके में वो प्रोसेसेस अब हो रही हैं, और चूंकि ये 7वीं, 8वीं शताब्दी या 5वीं, 6वीं शताब्दियों में हो रही हैं, तो उसका एक अलग स्वरूप है, उसके कारण अलग हैं। और ऐसा कोई नहीं है कि कहीं उसका एक सेंट्रिपिटल फोर्स नॉर्थ में है और उससे वो ट्रांसमिट हो रहा है, और इसी के कारण दक्षिण भारत में भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं और एक दूसरे विघटित फॉर्म में हो रही हैं, वगैरह वगैरह। तो जो एक निगेटिविटी है इस पूरे काल की, उससे अगर हम बी.डी. चट्टोपाध्याय के नजरिए से इस प्रोसेस को समझने की कोशिश करें तो इस निगेटिविटी को हम अलग रख सकते हैं और विदाउट एनी प्रेजुडिस इस प्रोसेस को समझ सकते हैं। वैसे ही हमें एक और मॉडल 1980 के दशकों में काफी प्रचलित होता दिखा दक्षिण भारतीय इतिहास में, वो है सेगमेंटरी स्टेट मॉडल। बर्टनस्टीन के द्वारा इसका प्रपोज किया गया, और ऐसा माना जाता है कि बर्टनस्टीन ने भी मूलतः साउथहॉल ने जो 1950 के दशक में ईस्टर्न अफ्रीकन आलूर सोसाइटी का अध्ययन किया था, उसमें इस तरह के मॉडल का प्रयोग किया गया था ट्राइबल पॉलिटीज को समझने के लिए। तो उसी का प्रयोग बर्टनस्टीन संभवतः दक्षिण भारतीय पॉलिटीज को समझने की कोशिश में उसका प्रयोग कर रहे हैं, चाहे वो चोल काल हो या पल्लव काल हो, और वो उसे विजयनगर काल तक, यानी लगभग 15वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी तक उसे वो इसी मॉडल से समझने की कोशिश करते हैं दक्षिण भारतीय पॉलिटिकल और पावर डेवलपमेंट्स को। और ये सेगमेंटरी मॉडल मूलतः उसकी समझ यह है कि कई ऑटोनॉमस यूनिट्स हैं, और उसका नेचर एग्रेरियन भी हो सकता है, और दक्षिण भारतीय परिस्थितियों में निश्चित रूप से वो एग्रेरियन यूनिट्स थे, जिसे नाडू के तौर पर हम जानते हैं। तो ये बेसिक यूनिट थे इकोनॉमी और पॉलिटी के, और नाडू मूलतः स्वायत्त था, वो ऑटोनॉमस था, उस पर कोई किसी दूसरे राजा का जो कि उसके ऊपर है उस पर कोई डायरेक्ट प्रभाव नहीं था। तो
तो केंद्रीकृत राजस्व व्यवस्था और सेना सेगमेंटरी मॉडल में बहुत मजबूत नहीं होती, बल्कि इस मॉडल के अनुसार तो लगभग नगण्य सी होती है। तो फिर इस तरह की पॉलिटीज जो हैं, हमें पल्लव की या चोल की या पांडे की, तो आखिर वो कैसे अपना संसाधन इकट्ठा कर रहे थे? तो इसका जवाब सेगमेंटरी मॉडल में इस प्रकार आता है कि यह जो संसाधन इकट्ठा हो रहा है, जिसके फलस्वरूप जो एक व्यवस्था राजव्यवस्था का वहन हो रहा है, वो किसी सिस्टमैटिक रेवेन्यू सिस्टम से, जिसे ब्यूरोक्रेसी या जिसे नौकरशाह अलग अलग इलाकों तक ले जा रहा है और वो एक मैकेनिज्म बनता है लोगों से टैक्स लेने का, तो ऐसा नहीं है। सेगमेंटरी स्टेट मॉडल के अनुरूप ये जो रेवेन्यू ऑगमेंटेशन हो रहा है इन पॉलिटीज का, वो मूलतः युद्ध से और लूट ऑर्गेनाइज करने से राजस्व इन्हें मिल रहा है। तो राजस्व का आधार सिस्टमैटिक टैक्सेशन सिस्टम न होकर ओकेजनल युद्ध और लूटिंग है। तो कई कैंपेन्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। अब जैसे चोल राजाओं का जो श्रीलंका के ऊपर या समुद्री मार्ग से बाकी जो एक्सपेडिशंस हो रहे हैं, उसको भी इसी आलोक में सेगमेंटरी स्टेट मॉडल प्रस्तुत करता है कि ये एक तरह से रेवेन्यू के लिए एक कैंपेन है और इसमें कोई सिस्टमैटिक, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर काम नहीं कर रहा है। और जब सेनाओं की बात आती है तो कोई केंद्रीय सेना बड़ी ज्यादा नहीं है, बड़ी प्रबल नहीं है, बल्कि जातियों की सेना है, कई श्रेणियों की सेना है। जैसे ट्रेडर्स की सेना हो सकती है, मर्चेंट्स की श्रेणियां थीं, गिल्ड्स जिसे कहते हैं, ट्रेडिंग गिल्ड्स, मर्चेंट गिल्ड्स, और उन सबों की जो सेना है उनका ओकेजनल प्रयोग कर कर एक राजा इस तरह के बड़े कैंपेन को प्लान करता है और उससे जो भी राजस्व आता है उससे राजनीतिक क्रियाकलाप चल रहा है। तो ये जो स्वायत्तता का मसला आता है, सॉवरेनिटी का मसला आता है, संप्रभुता की बात आती है, तो संभवतः सेगमेंटरी स्टेट मॉडल हमें यह बताता है कि द किंग is not the real sovereign, or he is not the sovereign in real terms, बल्कि दक्षिण भारतीय परिवेश में this is just limited to ritual sovereignty। तो एक सांकेतिक तरीके से वो सॉवरेन है और इसी के कारण वो अपने जो नाडू हैं, जो उनके डायरेक्ट प्रभाव में हैं, दूसरे नाडुओं में जाकर वो मंदिर निर्माण भी कर रहे हैं और उसमें कल्टिक फिगर्स या जो वैदिक आइकन्स हैं उसका वो प्रयोग कर रहे हैं। शिव की मंदिर या विष्णु के नाम के मंदिर और उसमें जो लोकल आइकन्स हैं उसका भी उसमें समावेश किया जा रहा है, ताकि जो लोकल पॉपुलेशन है अलग अलग नाडुओं का, उसका एक कनेक्शन एक बड़े पैंथियन ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस जिसका रेफरेंस हमें पुराणों में मिलता है उसमें हो पाए। तो मोटे तौर पर नाडु को एक ऑटोनोमस यूनिट के तौर पर ट्रीट किया गया है सेगमेंटरी स्टेट मॉडल में, और उसका क्रियाकलाप नत्तर देख रहा है, न कि राजा सीधे तौर पर देख रहा है। सेगमेंटरी स्टेट मॉडल की आलोचना जो वामपंथी इतिहासकार हैं या फ्यूडल मॉडल के जो फ्यूडल मॉडल से जो सब्सक्राइब करने वाले हिस्टोरियंस हैं, चंपक लक्ष्मी, प्रोफेसर चंपक लक्ष्मी, सुब्रयालू, डी.एन. झा वगैरह हैं, इन लोगों ने सेगमेंटरी स्टेट मॉडल की आलोचना की है और उसमें उन्होंने दिखाया है कि कैसे जो राजा और जो पेजेंट्री है उसके बीच कई मध्यस्थ वर्ग भी हैं और उनके थ्रू
ये रिलेशन मीडिएट हो रहा है और उसमें एक आप कह सकते हैं कि डोमिनेंस की भावना काफ़ी प्रबल है और एक एक्सप्लॉयटेशन की भावना भी प्रबल है और उसका वो कई उदाहरण के तौर पर उसकी चर्चा करते हैं। और साथ साथ आप यह भी देखते हैं कि जो एरियाज ऑफ अट्रैक्शन हैं, जो फर्टाइल एरियाज हैं, रिवर्बेशंस हैं, वहाँ सघन तरीके से कैसे अलग अलग पॉलिटीज इमर्ज कर रही हैं 8वीं शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी से लेकर 9वीं 10वीं शताब्दी तक, और यह एक निरंतर प्रक्रिया है। अब जैसे पल्लवों की बात करें तो पालार एरिया है या पिन्नार जो बेसिन है, रिवर बेसिन है, उस पर उनका कंट्रोल है और वो आप कह सकते हैं कि एपिसेंटर है उनकी पॉलिटी का। वैसे ही पांड्यों की बात करें तो वो वाइगाई नदी जो है, वाइगाई रिवर बेसिन है, वहाँ उसके इर्द गिर्द उनका एपिसेंटर है, पावर का जो लोकस है वो है। वैसे ही कावेरी डेल्टा चोल राजनीतिक शक्ति और अर्थव्यवस्था की शक्ति का केंद्र था और उस पर कैसे कैसे एग्रीकल्चर धीरे धीरे ऑर्गेनाइज किया गया, वो ज़्यादा सघन बनाया गया, उसके ऊपर कंट्रोल स्थापित की गई, उसके लिए अलग अलग तरीके अपनाए गए। तो इन सभी चीज़ों की चर्चा की जाती है सेगमेंटरी स्टेट मॉडल को क्रिटिक करने के लिए। और इसके अलावा हम लोगों ने बी.डी. चट्टोपाध्याय का जो हिस्टोरिकल ज्योग्राफी सेंट्रिक अंडरस्टैंडिंग है इन परिवर्तनों को समझने के लिए, उसकी भी चर्चा की गई। तो मोटे तौर पर यही एक रूपरेखा इतिहास लेखन में हमें जो अर्ली मेडिवल पीरियड है, जहां एंशिएंट खत्म होता है, प्राचीन भारत खत्म होता है और मध्यकालीन भारत शुरू होता है, आरंभिक मध्यकालीन भारत शुरू होता है, दक्षिण भारतीय संदर्भ में उसकी समझ इन्हीं मॉडल्स के माध्यम से हमारी बनती है इतिहास लेखन में। धन्यवाद।